माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांति भरी शाम में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। अनन्या के कमरे में उस शाम एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ उसके स्मार्टफोन की स्क्रीन रह रहकर चमक उठती थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी दौड़ में भाग रही है जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। उस रात 8 बजे जब रोहित का मैसेज आया, हे फ्री हो क्या, आधे घंटे में मिलते हैं, तो अनन्या का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, फिर जैसे बैठ गया। उसके हाथ अपने आप कीपैड की तरफ बढ़े यस टाइप करने के लिए, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने अपनी सहेलियों को प्रॉमिस किया था कि वो आज साथ में डिनर करेंगी। यही तो उसकी पुरानी आदत थी, किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी पूरी दुनिया रोक देना जिसने उसे अभी तक अपनी दुनिया का हिस्सा भी नहीं बनाया था। अनन्या खुद को हमेशा नाइस गर्ल मानती आई थी। उसे लगता था कि कोमलता और दूसरों की बात मान लेना ही उसे किसी के दिल के करीब ले जाएगा। पर सच्चाई ये थी कि जितने भी लड़के उसकी जिंदगी में आए वो शुरुआत में तो बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे, पर जैसे ही अनन्या अपना सब कुछ छोड़कर उनके लिए अवेलेबल हो जाती, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगते। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। क्या प्यार करना और इज्जत देना गलत है? तभी अनन्या के घर की डोरबेल बजी। उसका पड़ोसी, जिसे सब भैया कहते थे, अपनी बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। अनन्या अपनी उलझन लेकर उनके पास चली गई। उसने अपनी स्क्रीन दिखाई और पूछा कि क्या उसे जाना चाहिए। भैया ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा कि अनन्या, असल में बात प्यार की नहीं, पॉइस यानी आत्मसंयम की है। उन्होंने समझाया कि दुनिया में जो हाई क्वालिटी पुरुष होते हैं वो ऐसी महिलाओं की तलाश में नहीं रहते जो उनके एक बुलावे पर अपनी स्केड्यूल खाली कर दे, बल्कि वो उस औरत की इज्जत करते हैं जिसके पास अपनी एक गरिमा हो। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। भैया ने बहुत शांति से कहा कि देखो, जब तुम किसी के लिए अपनी इज्जत और अपनी मर्जी को ताक पर रख देती हो तो तुम अनजाने में उसे ये सिखा रही होती हो कि वो तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव कर सकता है। मर्द आखिरकार एक औरत को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो उन्हें करने की इजाजत देती है। अनन्या को याद आया कि पिछले हफ्ते भी जब रोहित ने आखिरी मिनट पर प्लान कैंसिल किया था, तब उसने सिर्फ नो वरीज, इट्स ओके लिख दिया था, जबकि अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लगा था। उसने अपनी नाराजगी को दबा दिया ताकि वो हाइमटन्स न लगे, लेकिन भैया ने साफ कहा कि अपनी स्टैंडर्ड्स और अपनी बाउंड्रीज को साफ रखना हाइमटन्स होना नहीं है, बल्कि अपनी वर्थ जानना है। अनन्या ने उस रात रोहित को जवाब दिया, आज तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ व्यस्त हूं, अगली बार थोड़ा पहले बताना तो शायद हम मिल सके। मैसेज भेजते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर था कि शायद रोहित अब कभी मैसेज न करे, लेकिन उसे ये एहसास होने लगा था कि अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए चला जाता है क्योंकि आपने अपनी सीमाओं का सम्मान किया, तो वो इंसान कभी आपका मिस्टर राइट था ही नहीं। भैया ने उसे एक बहुत गहरी बात सिखाई कि एक हाई वैल्यू वुमन वही है जो अपनी डिग्निटी को किसी भी मर्द से ऊपर रखती है। जब तुम अपनी मर्जी के मालिक होते हो तो पुरुषों के मन में तुम्हारे लिए एक अनूठा खिंचाव पैदा होता है। वो न केवल तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, बल्कि वो तुम्हारी अप्रूवल और तुम्हारी रिस्पेक्ट पाने के लिए तरसते हैं। अनन्या को अब समझ आ रहा था कि उसकी नाइसनेस असल में कमजोरी का मुखौटा थी। वो दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो रही थी। असली खूबसूरती और आकर्षण तब आता है जब आप अपनी शर्तों पर जीते हो, न कि इसलिए कि कोई और आपको पसंद करे। भैया ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा कि अनन्या, ये जो लास्ट मिनट डेट्स होती है ना, ये दरअसल एक टेस्ट की तरह होती है। अगर तुम इन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हो तो तुम उस लड़के को ये मैसेज दे रही हो कि तुम्हारा समय और तुम्हारी प्राथमिकताएं उतनी जरूरी नहीं है। शुरुआत के हफ्तों में एक मर्द को अपनी कोशिशों से तुम्हारा दिल जीतना चाहिए, न कि बस एक टेक्स्ट भेजकर तुम्हें कहीं भी बुला लेना चाहिए। अनन्या को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी।
वो अक्सर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती थी जिनसे वो अभी ठीक से मिली भी नहीं थी। उसे लगता था कि ये तो बस दोस्ती की शुरुआत है, पर भैया ने समझाया कि जब तक एक गहरा ऑफलाइन रिश्ता न बन जाए तब तक अपनी सोशल इंटीमेसी को बचाकर रखना चाहिए। एक मर्द के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी नजदीकियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसे आपकी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा कि आपने उसे मेहनत से कमाया है, तब तक वो आपकी अहमियत नहीं समझेगा। अनन्या ने पूछा कि अगर मैं किसी को सच में पसंद करती हूं तो क्या तब भी मुझे इतना संभल कर रहना चाहिए? भैया हंसे और बोले कि असल में तुम जिसे जितना ज्यादा पसंद करती हो, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज को लेकर उतना ही मजबूत रहना चाहिए, वरना तुम अनजाने में उसकी गलतियों के बहाने बनाने लगोगी। तुम उसकी कमियों को उसकी चार्म या उसकी वेल्थ के पीछे छिपा दोगी। अनन्या को लगा कि अब तक वो यही तो कर रही थी। वो लड़कों के रूखे बर्ताव को वो थोड़ा व्यस्त होगा कहकर टाल देती थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि एक हाई वैल्यू वुमन कभी बहाने नहीं बनाती। वो स्थिति को वैसी ही देखती है जैसी वो है। अगर कोई उसे इज्जत नहीं दे रहा तो वो शोर नहीं मचाती, बस चुपचाप अपनी गरिमा के साथ पीछे हट जाती है। यही वो ताकत है जो लड़कों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उन्होंने क्या खो दिया है। एक मर्द तभी कमिटमेंट के लिए तैयार होता है जब उसे लगता है कि सामने वाली औरत को पोजेस करना या उसका प्यार पाना एक बड़ी उपलब्धि है। अगर सब कुछ थाली में सजाकर मिल जाए तो वो शिकार करने की अपनी फितरत भूल जाता है। उस रात अनन्या को नींद बहुत सुकून की आई। उसे पहली बार लगा कि अपनी कमान उसके अपने हाथों में है। उसे अब किसी के मैसेज का इंतजार नहीं था, बल्कि वो अपनी जिंदगी की उन चीजों पर फोकस करने के लिए तैयार थी जो उसे खुशी देती थी। भैया ने जाते जाते उसे एक सलाह दी कि जब तक कोई पुरुष तुम्हें एक्सक्लूसिविटी न दे दे, यानी ये न कह दे कि तुम ही उसकी इज्जत और प्यार की इकलौती हकदार हो, तब तक तुम भी अपने रास्ते खुले रखो। किसी के पीछे पागल होने के बजाय खुद को दुनिया के लिए खुला रखो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम किसी एक के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहोगी। अनन्या ने शीशे में खुद को देखा और पहली बार उसे एक नाइस गर्ल के बजाय एक ऐसी औरत नजर आई जिसे अपनी कदर पता थी। उसे समझ आ गया था कि मिस्टर राइट को पकड़ने का राज उसे ढूंढना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत और आकर्षक बनाना है कि सही इंसान खुद ब खुद आपकी चमक की तरफ खिंचा चलाए। ये बदलाव रातों रात नहीं आने वाला था। अनन्या जानती थी कि उसे हर रोज अपनी आदतों को बदलना होगा, पर उसे अब इस सफर से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास वो पॉइज था जो बड़ी से बड़ी लहरों में भी उसे डूबने नहीं देगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। अनन्या की पहचान का ये नया पन्ना अभी और भी कई मोड़ लेने वाला है। अगली सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपनी तकिया के नीचे से अपना स्मार्टफोन निकाला। रोहित का रिप्लाई आया हुआ था, हाँ, फेयर इनफ, लेट्स डू नेक्स्ट फ्राइडे देन, आई विल पिक यू अप एट 7। अनन्या के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। उसे पहली बार समझ आया कि अपनी बाउंड्रीज को साफ तौर पर बताना सामने वाले को दूर नहीं भगाता, बल्कि उसे आपकी और भी इज्जत करने पर मजबूर कर देता है। उसने अपनी बालकनी में खड़ी होकर ठंडी हवा का आनंद लिया और भैया की उन बातों को याद किया कि एक मर्द को अपनी कोशिशों से आपका दिल जीतना चाहिए। अनन्या को पहले लगता था कि अगर वो ज्यादा अवेलेबल रहेगी तो लड़का उसे ज्यादा पसंद करेगा, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। तभी उसकी सहेली रिया का फोन आया। रिया अनन्या की हर डेटिंग कहानी की गवाह रही थी। अनन्या ने उसे रोहित वाले मैसेज के बारे में बताया तो रिया ने तुरंत कहा, चल बढ़िया है, तो अब तू सिर्फ रोहित पर फोकस करेगी। अनन्या एक पल के लिए रुकी। उसे भैया की वो ओपन मार्केट वाली बात याद आई। उसने रिया से कहा, नहीं यार, जब तक कोई मर्द साफ तौर पर एक्सक्लूसिविटी यानी सिर्फ मेरे होने का वादा न कर ले,
तब तक मैंने खुद को किसी एक के लिए रोक कर नहीं रखने का फैसला किया है। रिया हैरान थी। तू और ऐसी बातें? तू तो हमेशा से वन मैन वुमन रही है। अनन्या ने शांति से समझाया कि ये धोखेबाजी नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ को बचाना है। जब तक उसे पक्का न हो जाए कि सामने वाला उसके लिए सीरियस है, वो अपनी जिंदगी के सारे दरवाजे किसी एक के लिए बंद नहीं करेगी। शाम को अनन्या रिया के साथ एक कैफे में बैठी थी। रिया अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में शिकायत कर रही थी कि वो हमेशा बिल को आधा आधा बांटने की बात करता है। अनन्या को भैया की बिल वाली वो बात याद आई जो उन्होंने बड़े मजेदार अंदाज में सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पुरुष तुम्हें डेट पर बुलाता है तो आमतौर पर उम्मीद यही होती है कि वही बिल पे करेगा, क्योंकि ज्यादातर पुरुष इसे अपनी मर्दांगी और जिम्मेदारी का हिस्सा मानते हैं। पर अनन्या ने रिया को टोका, देख रिया, बिल देने की उम्मीद रखना तलत नहीं है, पर हमें एंटाइटल्ड या एहसान मानने वाली आदत नहीं पालनी चाहिए। उसने समझाया कि एक हाई वैल्यू औरत हमेशा कर्टसी रीच करती है, यानी अपना पर्स निकालती है और बिल शेयर करने की सास पेशकश करती है। पर यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और उदारता दिखनी चाहिए। अगर वो मना कर दे और प्यार से बिल चुकाना चाहे तो उसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट और थैंक यू के साथ लीड करने देना चाहिए। अनन्या ने यह भी जोड़ा कि अगर कोई 40 साल का मर्द होकर भी 20 साल के लड़के की तरह बिल देखकर कन्नी काटने लगे तो समझ लेना कि उसकी मैच्योरिटी में अभी काफी कसर है। कॉफी पीते पीते अनन्या की नजर अपने फेसबुक नोटिफिकेशंस पर गई। समीर, जो उसकी पुरानी क्लास में था, उसे पिछले 2 दिनों से लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था। अनन्या का मन हुआ कि तुरंत एक्सेप्ट कर ले, पर उसे फिर से वो सोशल इंटीमेसी वाला राज याद आ गया। भैया ने कहा था कि अपनी ऑनलाइन दुनिया का दरवाजा किसी के लिए भी तुरंत मत खोलो। उसे अपनी प्रोफाइल में वो पुरानी कॉलेज वाली फोटोज और वो बचकाने पोस्ट्स याद आए जो शायद आज की अनन्या को ठीक से बयां नहीं करते थे। उसने रिया से कहा, मैं इसे अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, पहले उसे असली दुनिया में मेहनत करने देती हूं। जब तक कोई मर्द आपकी असली शख्सियत से प्रभावित न हो जाए, उसे अपनी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बनाना, उसे तलत अंदाजा लगाने का मौका देना है। मर्द अक्सर उस औरत की ज्यादा कद्र करते हैं जिसकी निजी दुनिया तक पहुंचना एक इनाम जैसा हो। कैफे से बाहर निकलते वक्त रिया ने कहा, अन्या, वो लड़का याद है जो शहर के दूसरे कोने पर रहता था और तू उससे मिलने के लिए 2 घंटे बस में धक्के खाकर जाती थी। अनन्या को याद आया और उसे खुद पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। भैया ने समझाया था कि अपनी प्रेशियसनेस को समझो। जो मर्द सच में तुम्हें पाना चाहता है वो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर तुम तक पहुंचेगा। अपने घर के नजदीक मिलना या उसे अपने इलाके तक आने देना ये दिखाता है कि तुम खुद को कीमती मानती हो। अगर तुम खुद ही उसके लिए सब कुछ इतना आसान कर दोगी तो वो कभी तुम्हारे लिए शिवलरी या त्याग की भावना महसूस ही नहीं कर पाएगा। ये सब करना अनजाने में तुम्हारी स्टेटस को उसकी नजरों में कम कर देता है और उसे रोमांटिकली लेजी बना देता है। रास्ते में अनन्या के मन में एक अजीब सा डर आया। उसे लगा कि कहीं ये सब करना उसे पत्थर दिल तो नहीं बना रहा। वो तो हमेशा से अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने वाली लड़की थी। तभी उसकी मुलाकात पार्क में टहलते हुए भैया से हो गई। अनन्या ने अपनी ये दुविधा उनके सामने रखी। भैया ने मुस्कुराते हुए एक बेंच पर बैठने का इशारा किया और कहा, अनन्या, अपनी ऑथेंटिसिटी यानी अपनी सच्चाई को कभी मत दबाना। उन्होंने समझाया कि अपनी बाउंड्रीज बनाना और अपनी बात को साफ रखना आइस कोल्ड होना नहीं है। मर्द असल में उस औरत को और भी ज्यादा चाहते हैं जो अपनी बात पर टिकी रहती है और हर बात पर सिर्फ हाँ नहीं कहती। अगर तुम सिर्फ उसे खुश करने के लिए उसकी हर टलत बात पर मुस्कुराती रहोगी तो वो तुम्हें एक डोरमैट की तरह देखने लगेगा। असली आदर तब मिलता है जब आप शिष्टाचार के साथ अपनी असहमति भी जता सके। भैया ने एक और बहुत जरूरी बात बताई जो अनन्या के दिल को छू गई। उन्होंने कहा
कि कभी कभी मर्द अपनी बातों के जादू से तुम्हें अपनी बाउंड्रीज तोड़ने के लिए मना सकते हैं। वो बहुत इमोशनल कहानियां सुनाएंगे या बहुत प्यार से जिद करेंगे, पर ऐसे वक्त में अपनी भावनाओं के बहकावे में आने के बजाय अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही असली ताकत है। अगर तुम्हारे मन में किसी चीज को लेकर जरा सा भी शक या बेचैनी है तो समझ लेना कि वो तुम्हारी इंट्यूशन है जो तुम्हें चेतावनी दे रही है। अनन्या को अपने एक पुराने रिश्ते की याद आई जहां वो लड़का हमेशा आखिरी वक्त पर प्लान बदल देता था और अनन्या उसका इंतजार करती रह जाती थी। अब उसे समझ आया कि वो सिर्फ एक टाइम वेस्टर था जो उसकी नाइसनेस का फायदा उठा रहा था। घर लौटते समय अनन्या ने अपना स्केड्यूल देखा। अगले कुछ दिनों के लिए उसने अपनी हॉबी क्लासेस और दोस्तों के साथ के प्लान्स डायरी में लिख रखे थे। उसने तय किया कि वो अब किसी भी मर्द के लिए अपना स्केड्यूल खाली नहीं रखेगी, सिर्फ इसलिए कि शायद वो फोन करे। उसे अपनी आजादी और अपनी तुशी में मजा आने लगा था। उसने सोचा कि जब वो खुद अपनी जिंदगी में खुश रहेगी तभी वो किसी और की जिंदगी में सिलेक्टिव डिजायर यानी चुनाव वाली चाहत जगा पाएगी। उसे अब समझ आ रहा था कि मर्द उस औरत के पीछे भागते हैं जिसका अपना एक जीवंत व्यक्तित्व हो, न कि जो सिर्फ उनके इंतजार में बैठी हो। उस रात अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, मैं कीमती हूं और मेरा समय भी। उसे महसूस हुआ कि ये डेटिंग सीक्रेट्स असल में सिर्फ मर्द को पाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को पाने के लिए है। उसे वो कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली बात याद आई कि शुरुआत में ये नया बर्ताव नकली लग सकता है, पर धीरे धीरे यही आपकी शख्सियत बन जाता है। उसे अब वो मीन गर्ल जो उसके दिमाग में हमेशा कहती थी कि तू इतनी अच्छी नहीं है, चुप होती हुई महसूस हुई। अनन्या अब तैयार थी एक ऐसे रिश्ते के लिए जहां वो सिर्फ पसंद की जाने वाली लड़की नहीं बल्कि इज्जत की जाने वाली औरत होगी। उसे पता था कि रास्ता अभी लंबा है, पर उसके कदमों में अब वो स्थिरता थी जो उसे भटकने नहीं देगी। अनन्या की ये नई शुरुआत उसके आसपास के लोगों को भी हैरान कर रही थी, पर वो जानती थी कि ये बदलाव उसके अपने भले के लिए था। उसने खुद को ये वादा किया कि वो कभी अपनी गरिमा का सौदा नहीं करेगी, चाहे सामने वाला कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे। उसे अब उस मिस्टर राइटर का इंतजार नहीं था जो उसे पूरा करेगा, बल्कि वो खुद को पूरा महसूस कर रही थी और एक साथी की तलाश में थी जो उसकी इस प्रेशियसनेस की कद्र कर सके। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अनन्या की ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उसके धैर्य और उसकी नई सीखों की असली परीक्षा होने वाली थी। क्या अनन्या अपनी इन नई बाउंड्रीज पर टिकी रह पाएगी जब उसका सामना किसी बहुत ही आकर्षक टाइम वेस्टर से होगा, या फिर वो फिर से अपनी पुरानी आदतों में बजाएगी? कहानी के अगले हिस्से में अनन्या का सामना कुछ ऐसी चुनौतियों से होगा जो उसकी रातों की नींद उड़ा सकती है। मैं अनन्या के सफर को यहां रोक रहा हूं, पर उसकी कहानी के अगले पन्नों को सुनने के लिए तैयार रहिए। क्या आप अनन्या के अगले कदम को जानने के लिए उत्सुक हैं? अगले कुछ दिन अनन्या के लिए एक नए इम्तिहान की तरह थे। वो अपनी आदतों को बदल तो रही थी, लेकिन पुरानी यादें और पुराने लोग अक्सर दरवाजे पर दस्तक दे ही देते हैं। मंगलवार की रात जब अनन्या अपनी एक फेवरेट किताब पढ़ रही थी, अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। वो कबीर था, एक ऐसा इंसान जो पिछले 6 महीनों से उसे डैंगल द कैरेट वाली स्थिति में रखे हुए था। कबीर कभी बहुत प्यार से बात करता तो कभी हफ्तों के लिए गायब हो जाता। उसका मैसेज था, हे ब्यूटीफुल, तुम बहुत याद आ रही हो, क्या कर रही हो? अनन्या का दिल एक पल के लिए पिघलने लगा। उसे लगा कि शायद अब कबीर बदल गया है, शायद उसे मेरी अहमियत समझ आ गई है। वो रिप्लाई टाइप करने ही वाली थी कि उसे भैया की वो बात याद आई कि कुछ मर्द सिर्फ अपने ईगो को दाना डालने के लिए आपकी अटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद आपको पाना नहीं, बल्कि ये चेक करना होता है कि क्या आप अब भी उनके एक हे पर तड़प उठती है। भैया ने इसे डेड इन्वेस्टमेंट कहा था। ऐसी जगह अपनी इमोशनल एनर्जी लगाना जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला।
अनन्या ने एक लंबी सांस ली और कबीर के उस मैसेज को बिना कोई जवाब दिए इग्नोर कर दिया। उसे समझ आ गया था कि कबीर जैसे लोग सिर्फ इंटरमिटेंट चार्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप हमेशा इंतजार में बनी रहें। उस रात उसे महसूस हुआ कि किसी को जवाब न देना भी अपने आप में एक बहुत मजबूत जवाब है। शुक्रवार की शाम आई जिसका अनन्या को बेसब्री से इंतजार था। रोहित उसे ठीक 7 बजे लेने आने वाला था। अनन्या तैयार होकर बैठी थी, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने तय किया था कि वो आज सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपनी ऑथेंटिसिटी यानी अपनी सच्चाई से उसे रूबरू कराएगी। जब रोहित आया तो वो वाकई बहुत प्रभावशाली लग रहा था। वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। डिनर के दौरान बातों बातों में रोहित ने पूछा, अनन्या, तुम अपनी जिंदगी और रिश्तों से आखिर चाहती क्या हो? अमूमन अनन्या ऐसी बातें सुनकर घबरा जाती थी। उसे लगता था कि अगर उसने शादी या कमिटमेंट की बात की तो शायद लड़का डर कर भाग जाएगा। वो अक्सर आई एम जस्ट गोइंग विद दी फ्लो जैसा कोई झूठ बोलकर बात टाल देती थी। लेकिन आज उसने भैया की फियरलेस कैंडर वाली बात याद रखी। उसने मुस्कुराते हुए सीधे रोहित की आंखों में देखा और कहा, रोहित, मैं एक ऐसे रिश्ते की तलाश में हूं जो सही वक्त आने पर एक कमिटमेंट की तरफ बढ़े। मुझे आजादी पसंद है, पर मैं उसे किसी ऐसे इंसान के साथ बांटना चाहती हूं जो मेरे साथ एक भविष्य देख सके। उसने ये बात बहुत ही वार्म और हार्टफेल्ट सिंसेरिटी के साथ कही। उसे लगा था कि रोहित शायद चौंक जाएगा, लेकिन इसके उलट रोहित के चेहरे पर एक अलग तरह का आदर दिखा। उसने अनन्या से कहा कि आजकल ऐसी साज बात करने वाली लड़कियां कम ही मिलती हैं। अनन्या को एहसास हुआ कि जब आप अपनी हाई वैल्यू और अपनी जरूरतें साफ तौर पर बताती हैं, तो आप उन टाइम वेस्टर्स को खुद ब खुद फिल्टर कर देती हैं, जो सिर्फ मजे के लिए आपके साथ है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। डिनर के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्हें रोहित के कुछ पुराने दोस्त मिल गए। अनन्या बड़े ध्यान से देख रही थी कि रोहित उनके साथ कैसा बर्ताव करता है। भैया ने कहा था कि एक मर्द को सिर्फ इस बात से मत परखो कि वो तुम्हारे साथ कैसा है, बल्कि ये देखो कि वो उन लोगों के साथ कैसा है जिनसे उसे कुछ नहीं मिलने वाला। अनन्या ने देखा कि अपने दोस्तों के बीच रोहित अचानक बहुत हर्ष हो गया। वो उनकी बातों को बार बार काट रहा था और एक दोस्त की किसी कमी का मजाक उड़ा रहा था, जो अनन्या को काफी डरोगेटरी यानी अपमानजनक लगा। अनन्या के अंदर वो गट फीलिंग यानी अंतर्मन की आवाज चिल्लाने लगी कि यहां कुछ तलत है। हालांकि रोहित ने फिर से अनन्या का हाथ थाम लिया और उसके कान में कुछ बहुत प्यारा सा कहा, जिससे अनन्या का दिल फिर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो उस रेड फ्लैग को इग्नोर कर दे, क्योंकि वो रोहित को बहुत पसंद करने लगी थी। लेकिन फिर उसे संक कॉस्ट फैलेसी की याद आई। सिर्फ इसलिए किसी तलत इंसान के साथ मत जुड़े रहो क्योंकि तुमने उस पर अपना वक्त और भावनाएं खर्च कर दी हैं। उसने खुद से कहा कि अगर रोहित अपने दोस्तों की इज्जत नहीं कर सकता तो एक दिन वो मेरी भी नहीं करेगा। भैया ने सिखाया था कि कच्ची इच्छाओं, रॉ डिजायर को कभी अपनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। अनन्या ने उस रात घर लौटते समय तय किया कि वो अपनी रीजनिंग यानी तर्क को मरने नहीं देगी। उसने रोहित को साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, पर उसने अपनी बाउंड्रीज को और मजबूत कर लिया। अगले दिन भैया फिर से अपनी बालकनी में मिल गए। अनन्या ने उन्हें सब बताया। भैया ने कहा, बच्चा, कभी कभी हमें एक शाइनी ऑब्जेक्ट बहुत पसंद आता है, पर जरूरी नहीं कि वो हीरा ही हो। तुमने जो कैरेक्टर डिफेक्ट पकड़ा है वो बहुत जरूरी है। एक औरत की असली ताकत इस बात में है कि वो एक डेड इन्वेस्टमेंट से पीछे हटने की हिम्मत रखे, चाहे वो मर्द कितना भी ड्रीमी क्यों न हो। अनन्या को अब समझ आ रहा था कि हाई वैल्यू होना कोई एक्टिंग नहीं है, बल्कि ये हर पल लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। उसने कबीर को इग्नोर करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई, रोहित को अपनी सच्चाई बताकर अपनी गरिमा दिखाई
और उसकी बदतमीजी को भांपकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी सीधी चत रही है जहां हर कदम पर उसे खुद से ज्यादा प्यार हो रहा है। उस दोपहर अनन्या ने अपनी सहेली रिया को फोन किया। रिया को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई। अनन्या ने बस इतना कहा, रिया, जब तुम खुद को प्रेशियस मानने लगती हो तो तुम कूड़े को सोना समझना बंद कर देती हो। उसे अब उस घबराहट से आजादी मिल गई थी जो उसे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती थी कि क्या मैं उसे खो दूंगी। अब उसका सवाल था, क्या वो मेरे लायक है? रात को अनन्या ने अपनी डायरी में एक नया पन्ना पलटा। उसने लिखा कि रिश्तों का असली राज कंट्रोल करना नहीं बल्कि सरेंडर करना है, पर सिर्फ उस इंसान के सामने जिसने आपको अपनी प्रेशियसनेस साबित करने का मौका दिया हो। वो अब उस नाइस गर्ल के पिंजरे से बाहर आ चुकी थी। उसे पता था कि आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकते हैं। शायद उसे रोहित को भी छोड़ना पड़े, पर अब उसे अकेले चलने से डर नहीं लगता था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये शाम अनन्या को एक ऐसी गहराई में ले गई जहां उसे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। लेकिन क्या ये स्थिरता बनी रहेगी? क्या होगा जब रोहित अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश करेगा? या फिर कोई और नया सुंदर कैरेट डैंगलर अनन्या की जिंदगी में आएगा? कहानी के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अनन्या अपनी इन नई सीखों को अपनी डेली हैबिट्स में ढालती है और कैसे वो अपनी वल्नरेबिलिटीज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाती है। सफर अभी जारी है क्योंकि एक हाई वैल्यू वुमन बनने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। क्या आप भी अनन्या की तरह अपनी संक कॉस्ट्स को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगले हिस्से में अनन्या की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे प्रेशियसनेस का असली मतलब सिखाएगा, पर क्या वो उसे पहचान पाएगी? अनन्या को कभी कभी लगता था कि वो कोई नाटक कर रही है, जैसे वो कोई ऐसी औरत बनने की कोशिश कर रही हो जो वो असल में है ही नहीं। ये नए नियम, ये अपनी बात पर टिके रहना कभी कभी उसे बहुत थका देने वाला और फेक लगता था। भैया ने उसे समझाया था कि अनन्या, इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जब तुम्हारा दिमाग पुरानी असुरक्षित आदतों में रहना चाहता है लेकिन तुम्हारी नई हरकतें उसे एक ऊंची पहचान की तरफ खींच रही होती है। ये जो बेचैनी महसूस हो रही है, ये दरअसल तुम्हारे पुराने सेल्फ सैबोटेजिंग विचारों के दम तोड़ने की निशानी है। एक हाई वैल्यू औरत बनने का सफर कोई ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी छोटी छोटी रोजाना की आदतों का निचोड़ है। बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि लगातार सही एक्शन लेने से आता है, चाहे शुरुआत में वो कितना भी असहज क्यों न लगे। एक शाम अनन्या ने रोहित के साथ फिर से बाहर जाने का प्लान बनाया। उसने बहुत तैयारी की। अपनी सहेली से वो पसंदीदा ड्रेस उधार ली जो उसे बहुत अच्छी लगती थी और मन ही मन काफी उत्साहित थी। रोहित ने वादा किया था कि वो उसे ठीक 8 बजे लेने आएगा। 8 बज गए। अनन्या दरवाजे के पास बैठी अपनी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि ध्यान भटक सके। 8:15, 8:30 और फिर 9 बजने को आए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या का मन हुआ कि वो चिल्लाए या फिर उस पर नाराज हो जाए, लेकिन उसने भैया की वो पॉइस वाली बात याद रखी, तुम्हें शांत रहकर अपनी मूल्य समझाना है। उसने रोहित से बड़ी शालीनता के साथ पूछा कि उसे इतनी देर क्यों हुई। रोहित ने बड़े ढीले अंदाज में कहा, अरे बस दोस्तों के साथ बैठा था, वक्त का पता ही नहीं चला। अनन्या के अंदर एक बिजली सी कौन थी। ये कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था, जैसे कि काम का बोझ या कोई इमरजेंसी। उसने रोहित की आंखों में देखा और बहुत प्यार से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, रोहित, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मुझे खुशी होती अगर तुम वक्त पर आते, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इस डेट पर जाना चाहती हूं क्योंकि मेरा समय मेरे लिए कीमती है। रोहित सन्न रह गया। उसे उम्मीद थी कि अनन्या थोड़ा बहुत नखरा दिखाएगी और फिर मान जाएगी, पर उसने सीधे मना कर दिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठ गई।
उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसे पहली बार अपनी इज्जत करने का वो नशा महसूस हुआ जो किसी भी ड्रीम डेट से बड़ा था। अगले दिन रोहित का फोन आया। वो माफी मांग रहा था और इस बार उसकी आवाज में एक अलग तरह की गंभीरता थी। अनन्या को समझ आया कि जब आप अपनी बाउंड्रीज पर टिके रहते हैं तो मर्द को यह एहसास होता है कि वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। कुछ दिन बाद जब वो फिर से मिले तो अनन्या ने अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी का एक छोटा सा टेस्ट लेने का फैसला किया। उसने अपने बचपन की एक ऐसी याद रोहित के साथ साझा की जो उसके दिल के बहुत करीब थी और जिसे वो हर किसी को नहीं बताती थी। वो ये देखना चाहती थी कि क्या रोहित उसकी रूह की गहराइयों को समझने में दिलचस्पी रखता है या वो सिर्फ उसकी खूबसूरती का दीवाना है। रोहित ने उस बात को बहुत ध्यान से सुना और अपनी भी कुछ कमजोरियां साझा की। अनन्या को लगा कि शायद वो मिस्टर राइट की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन भैया ने चेतावनी दी थी कि भावनाओं के सैलाब में बहकर अपनी पूरी कहानी एक ही बार में मत सुना देना, बस थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस देना ताकि वो तुम्हारी अहमियत समझ सके। एक मर्द तभी आपकी कद्र करता है जब उसे लगे कि आपकी निजी दुनिया और आपकी भावनाएं कोई ऐसी चीज है जिन्हें मेहनत से कमाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते अनन्या को महसूस हुआ कि रोहित कभी कभी उसे कैजुअल होने के संकेत दे रहा था। एक रात उसने बातों बातों में कहा कि हमें इस कमिटमेंट के चक्कर को छोड़कर बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की तरह रहना चाहिए। पहले वाली अनन्या शायद रोने लगती या खुद को उसके लायक न मानकर टूट जाती, पर आज वाली अनन्या ने बेटर वुमन वाला रुख अपनाया। उसने रोहित से कहा, रोहित, मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करती हूं कि तुमने मुझे अपनी असलियत बता दी, लेकिन मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो सिर्फ वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना असली रंग जल्दी दिखा दिया ताकि मेरा और वक्त बर्बाद ना हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों के लिए शुक्रिया, पर अब हम यहां से अलग रास्ते पर चलेंगे। रोहित के चेहरे पर वो हैरानी और अपमान साफ दिख रहा था जो अक्सर ऐसे मर्दों को होता है जब उन्हें कोई हाई वैल्यू जवाब मिलता है। अनन्या ने उसे बिना किसी कड़वाहट के विदा किया। उसने उसे गालियां नहीं दी, नहीं उस पर चिल्लाई, बल्कि उसने अपनी पॉइस से उसे ये दिखा दिया कि वो उसके खेलों से बहुत ऊपर है। घर पहुंचकर अनन्या को थोड़ी उदासी तो हुई, पर वो लोनलीनेस यानी अकेलेपन वाली उदासी नहीं थी। उसे अपनी सहेली रिया का फोन आया जिसने पूछा कि क्या वो बोर हो रही है और किसी पुराने दोस्त को फोन करना चाहती है। अनन्या ने मना कर दिया। उसने तय किया था कि वो बोरियत या अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी भी तलत मर्द को अपनी जिंदगी में घुसने नहीं देगी। उस रात अनन्या ने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहा, रोहित की नाकामी ये नहीं साबित करती कि मैं नॉट इनफ हूं, बल्कि ये उसकी नाकामी है कि वो एक हाई वैल्यू औरत को संभाल नहीं सका। उसने अपनी डायरी में लिखा कि जब आप अपनी प्रेशियसनेस या कीमती होने के एहसास को अपनी रूह में बसा लेते हैं तो दुनिया आपको उसी नजरिया से देखने लगती है। उसे अब उस मीन गर्ल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी जो हमेशा उसे कमतर महसूस कराती थी। अनन्या अब एक ऐसी औरत बन रही थी जो अपनी शर्तों पर प्यार करेगी और जो किसी के सामने अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करेगी। उसे पता था कि आने वाला वक्त उसे और भी मजने का मौका देगा और वो इस चुनौती के लिए तैयार थी। अनन्या की जिंदगी का ये अध्याय बंद तो हुआ, पर उसकी असली ताकत की कहानी अब एक नए और बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली थी। क्या अनन्या का ये आत्मविश्वास बना रहेगा जब उसके सामने कोई ऐसा मर्द आएगा जो वाकई परफेक्ट होने का ढोंग करेगा? कहानी के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अनन्या अपने शिकार करने वाले और शिकार होने वाले प्रवृत्तियों को संतुलित करती है। मैं अनन्या के इस नए स्वाभिमान को सलाम करता हूं, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या आप अनन्या के अगले कदम को देखने के लिए तैयार हैं? अनन्या की जिंदगी में अब एक ठहराव सा आ गया था। वो ठहराव जो किसी तूफान के बाद नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के बाद आता है। उसे अब समझ आ गया था
कि रिश्तों में इनिशिएटिव यानी पहल करना हमेशा काम नहीं आता, खासकर तब जब आप एक ऐसे मर्द की तलाश में हो जो वाकई आपकी कद्र करे। उसने अपनी नौकरी और कॉलेज में हमेशा आगे बढ़कर चीजें हासिल की थी। उसे लगता था कि प्यार में भी वही असर्टिवनेस या तेजी दिखानी चाहिए, पर भैया ने उसे समझाया था कि भाई, करियर और डेटिंग की दुनिया अलग अलग नियमों से चलती है। अगर तुम ही सब कुछ स्पार्क करने की कोशिश करोगी या रिश्ते को आगे बढ़ाने का बोझ अपने कंधों पर ले लोगी, तो तुम उस मर्द से वो मौका छीन लोगी जो उसे तुम्हारा दिल जीतने के लिए चाहिए था। मर्द स्वभाव से शिकारी होते हैं और वो उसी चीज की सबसे ज्यादा कद्र करते हैं जिसे पाने के लिए उन्होंने मेहनत और त्याग किया हो। एक शाम अनन्या एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट में गई थी। वहां उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था, सुलझा हुआ, शांत और अपनी बातों में स्पष्ट। अनन्या का मन हुआ कि वो आगे बढ़कर उसे अपना नंबर दे दे या फिर कोई ऐसी बात कहे जिससे बात आगे बढ़े, पर उसने खुद को रोका। उसने अपनी फेमिनिन फ्रेम ऑफ माइंड को बनाए रखा और सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बात की। उसे पता था कि ये अर्जुन का काम है कि वो उसे विन ओवर करे, न कि अनन्या का। और वाकई शाम खत्म होने से पहले अर्जुन ने खुद आकर उसका नंबर मांगा। अनन्या को एक जीत सी महसूस हुई। उसे अब समझ आ रहा था कि जब आप खुद को प्राइज की तरह ट्रीट करती हैं, तो सामने वाला भी आपको उसी नजरिया से देखने लगता है। कुछ दिन बाद अर्जुन ने उसे डेट पर बुलाया। अनन्या ने तय किया था कि वो अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि जेंटलमैनली सिविलिटी यानी भलमनसाहत की तलाश करेगी। वो तैयार होकर अपने घर के अंदर इंतजार कर रही थी। अर्जुन का फोन आया। हे अनन्या, मैं पहुंच गया हूं, नीचे आ जाओ। अनन्या एक पल के लिए रुकी। उसे भैया की वो बात याद आई कि एक हाई वैल्यू औरत को नीचे बुलाने के लिए हॉर्न बजाना या सोन करना काफी नहीं है। एक सच्चे सज्जन को दरवाजे पर आकर दस्तक देनी चाहिए। उसने बहुत प्यार से फोन पर कहा, अर्जुन, क्या तुम ऊपर आकर मुझे एस्कॉर्ट कर सकते हो? मुझे अच्छा लगेगा। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने तुरंत माफी मांगी और ऊपर आकर दरवाजा खटखटाया। अनन्या जब बाहर निकली तो उसने देखा कि अर्जुन ने उसके लिए कार का दरवाजा भी खोला। ये छोटी छोटी चीजें अनन्या को एहसास करा रही थी कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक लेडीज है और उसे उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। डिनर के दौरान अनन्या ने एक और चीज गौर की। अर्जुन काफी मजेदार बातें कर रहा था, पर बीच बीच में वो अपने फोन के नोटिफिकेशंस चेक करने लगता था। अनन्या को बुरा तो लगा, पर उसने चिल्लाने के बजाय थोड़ा सैसीज होने का फैसला किया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, वाह अर्जुन, वो फोन जरूर मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर तुम बार बार उसकी तरफ देख रहे हो। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने तुरंत अपना फोन उल्टा रख दिया। अनन्या ने उसे ये एहसास करा दिया कि वो उसका पूरा ध्यान चाहती है और उसे अपनी मौजूदगी को शेयर करना पसंद नहीं है। ये सब उसने बहुत शालीनता के साथ किया, जिससे अर्जुन के मन में उसके लिए नफरत नहीं बल्कि एक अलग तरह का आकर्षण पैदा हुआ। भैया ने उसे एक बहुत कीमती राज बताया था, लेट हिम लीड बट फॉलो एट योर ओन पेस, यानी उसे नेतृत्व करने दो पर तुम अपनी रफ्तार से चलो। अर्जुन बहुत तेजी से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि अनन्या अभी से उसे एक्सक्लूसिव वादा दे दे, पर अनन्या ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी रिस्ट्रेंट यानी संयम की ताकत को समझा। उसने अर्जुन से कहा कि उसे समझने के लिए और वक्त चाहिए। अनन्या को पता था कि अगर वो बहुत जल्दी गिव इन कर देगी तो अर्जुन की वो इंसिस्टेंट पैशन यानी जुनून शायद जल्दी ही ठंडा पड़ जाए। वो चाहती थी कि अर्जुन उसे गहराई से समझे और उसकी इज्जत करना सीखे, न कि सिर्फ उसे हासिल करने की होड़ में रहे। पार्क में टहलते समय अर्जुन सड़क की यातायात वाली तरफ चल रहा था, अनन्या को अंदर की तरफ रखकर। अनन्या ने देखा
कि अर्जुन अनजाने में उसकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। ये मर्दांगी का वो पिलर है जिसे प्रोटेक्शन कहते हैं। अनन्या ने उसे धीरे से टोकते हुए कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारे पास यहां चलकर बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। अर्जुन के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कुराहट आई। अनन्या को समझ आया कि जब आप एक मर्द को उसकी मर्दानगी और शिवलरी दिखाने का मौका देती हैं, तो वो आपके साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो आपको खुश रख सकता है और आपकी गरिमा को बढ़ा सकता है। अनन्या अब खुद को प्रेशियस यानी कीमती मानने लगी थी। ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरा आत्मविश्वास था। उसने अर्जुन के सामने अपनी वो बाउंड्री साफ रखी थी जो उसे किसी भी कैजुअल या बिना भविष्य वाले रिश्ते से बचाती थी। उसने ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल वाली डेट्स में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि वो क्वालिटी टाइम की कद्र करती है। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि अगर वो नो कहेगी तो अर्जुन चला जाएगा। उसे पता था कि जो मर्द उसे खोने से डरेगा, वही वाकई उसके प्यार का हकदार होगा। उस रात घर लौटकर अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन के साथ उसे वो पावर स्ट्रगल महसूस नहीं हो रही थी जो रोहित के साथ होती थी। अर्जुन उसे इज्जत दे रहा था क्योंकि अनन्या ने अपनी इज्जत खुद करना सीख लिया था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि एक औरत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी रिस्ट्रेंट यानी रुकने की क्षमता में है। उसे अब यह एहसास हो गया था कि मर्द उस औरत के पीछे भागते हैं जो खुद को इम्पॉसिबल टू गेट बनाती है उन लोगों के लिए जो उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। भैया ने सही कहा था कि जब आप अपनी प्रेशियसनेस को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आपकी पूरी ऑरा बदल जाती है। अनन्या अब सिर्फ नाइस गर्ल नहीं थी जो दूसरों को खुश करने के लिए जीती थी। वो एक ऐसी हाई वैल्यू औरत बन चुकी थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए और वो उसके लिए समझौता नहीं करेगी। उसे अर्जुन में एक संभावना तो दिख रही थी, पर उसने अपना दिल उसे अभी पूरी तरह नहीं सौंपा था। वो उसे मौका दे रही थी कि वो साबित करे कि वो उसका लीडिंग मैन बन सकता है या नहीं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये रात अनन्या को एक ऐसी शांति दे गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे अब अपनी जिंदगी में किसी मर्द की कमी महसूस नहीं होती थी, बल्कि वो एक साथी चाहती थी जो उसकी इस खुशी में और रंग भर सके। लेकिन क्या अर्जुन वाकई वो इंसान है? क्या अनन्या अपनी इन सीखों को तब भी याद रख पाएगी जब वो वाकई अर्जुन के प्यार में पूरी तरह डूब जाएगी? कहानी के अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि अनन्या का ये सफर उसे कहां ले जाता है और कैसे वो अपनी इनर स्टिलनेस को अपनी आखिरी जीत बनाती है। मैं अनन्या के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हूं, पर मंजिल अभी भी थोड़ी दूर है। क्या अनन्या और अर्जुन का यह रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंच पाएगा, या फिर अनन्या को एक बार फिर अपनी बाउंड्रीज की ताकत दिखानी पड़ेगी? अगले हिस्से में अनन्या की कहानी अपने चरम पर होगी, जहां प्यार और आत्मसम्मान के बीच का वो महीन धागा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्या आप उस आखिरी फैसले को सुनने के लिए तैयार हैं? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस आखिरी और सबसे खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है, जहां अनन्या का सफर अपनी मंजिल की उस दहलीज पर खड़ा है जिसे उसने खुद अपनी मेहनत और सब्र से बनाया है। अर्जुन के साथ बिताए पिछले कुछ महीनों ने अनन्या को एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी ढूंढ रही थी। उसने महसूस किया कि रिश्तों का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि आप किसी को कैसे पा सकते हैं, बल्कि ये है कि आप किसी के बिना भी कितने पूरे हैं। भैया ने उसे एक बहुत जरूरी बात सिखाई थी कि हालांकि तुम चाहती हो कि अर्जुन तुम्हारा हमसफर बने, पर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। जब तुम इस वांट और नीड के बीच के फर्क को समझ लेती हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है और तुम अपनी सीमाओं को मजबूती से थाम पाती हो। अनन्या को अब यह एहसास हो गया था कि अर्जुन का मिलना उसकी जिंदगी की समस्याओं का आखिरी जवाब नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक खूबसूरत शुरुआत है। इस सोच ने उसे वो पॉइस यानी आत्मसंयम और ताकत दी
जो सिर्फ उसी औरत के पास होती है जिसे पता हो कि उसका सुख किसी मर्द की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। एक रविवार की दोपहर जब अनन्या और अर्जुन साथ बैठे थे, अनन्या का मन हुआ कि वो अर्जुन से उसके भविष्य के इरादों के बारे में बार बार पूछे या उसे किसी तरह के वादे के लिए मजबूर करे, लेकिन उसने अपनी उस नाइस गर्ल वाली पुरानी आदत को रोका जो हमेशा रिश्ते को कंट्रोल करना चाहती थी। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ द हार्ट यानी रिश्ते का दिल बनेगी और अर्जुन को द हेड यानी नेतृत्व करने का पूरा मौका देगी। उसने सीखा कि एक मर्द का प्यार तभी सच्चा होता है जब वो खुद आगे बढ़कर रिश्ते को दिशा देने की कोशिश करे। अगर वो खुद अर्जुन का पीछा करती या उसे मजबूर करती तो शायद वो उसकी नजरों में अपनी अहमियत और उसका आदर खो देती। अनन्या ने अब जान लिया था कि प्यार और चाहत का सौदा नहीं किया जा सकता, उसे बस महसूस किया जा सकता है। आंसू बहाकर, नखरे दिखाकर या गिड़गिड़ाकर आप किसी का ध्यान तो पा सकते हैं, पर उसका सच्चा समर्पण नहीं। अर्जुन ने उस दिन अनन्या का हाथ थामकर बहुत गंभीरता से कहा कि वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, हमेशा के लिए। अनन्या को लगा जैसे उसका बरसों का इंतजार खत्म हो गया, पर इस बार वो खुशी में पागल होकर खुद को खो नहीं रही थी। उसने अपनी शालीनता और अपनी मर्यादा बनाए रखी। उसने अर्जुन के इस प्रस्ताव को अपनी प्रेशियसनेस के साथ स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसकी कोमलता, उसके मजबूत सिद्धांत और उसकी पॉइस ही वो चीजें थी जिन्होंने अर्जुन को उसका दीवाना बनाया था। वो डोरमैट नहीं थी जो किसी के पैरों तले कुचली जा सके, बल्कि वो एक ऐसी कीमती और नायाब चीज बन चुकी थी जिसे हर मर्द अपने पास संभाल कर रखना चाहता है। अनन्या को अब अपनी इज्जत करने का वो असली स्वाद मिल गया था जो उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। भैया ने जब अपनी बालकनी से अनन्या और अर्जुन को साथ जाते देखा तो उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो सिर्फ एक गुरु या बड़े भाई को अपने शिष्य की जीत पर मिलती है। उन्होंने अनन्या को आखिरी सलाह दी कि अपनी इस चमक को कभी कम मत होने देना। अनन्या अब जानती थी कि यह सफर अर्जुन को पाने का नहीं, बल्कि खुद की उस ताकत को वापस पाने का था जिसे वो दूसरों को खुश करने की कोशिश में कहीं खो चुकी थी। उसे अब वो मीन गर्ल सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि अब उसके अंदर एक क्वीन जाग चुकी थी जो अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करना जानती थी। अनन्या ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना भरा और लिखा कि मैं सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि पूजे जाने के लिए बनी हूं। उसकी रूह में अब वो शांति थी जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता था। अनन्या की ये कहानी आज यहां एक मुकाम पर पहुंचती है जहां उसे अपना मिस्टर राइट तो मिला ही, पर उससे भी जरूरी उसे अपनी सेल्फ वर्थ मिल गई। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का ये सफर आप सबके साथ भी वही बदलाव लाने की कोशिश थी, ताकि आप भी समझ सकें कि आपकी कीमत किसी और के यस या नो से तय नहीं होती। अनन्या का ये बदलाव सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो हर उस औरत के लिए खुला है जो खुद को प्रेशियस मानना शुरू कर दे। हमें उम्मीद है कि अनन्या के साथ साथ आपके दिल में भी आत्मसम्मान का वो बीज अंकुरित हुआ होगा जो एक दिन एक विशाल वृक्ष बनेगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत और गरिमामय महफिल से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अनन्या की कहानी तो यहां खत्म होती है, पर आपके खुद के बदलाव की कहानी अब शुरू होने वाली है। अपनी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को एक बेशकीमती खजाने की तरह देखते हैं तो पूरी दुनिया आपको उसी नजरिया से देखने लगती है। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपनी चमक को बिखेरते रहिए और खुद को कभी किसी के लिए कम मत समझिए। शुभ रात्रि और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।